हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 28 अक्टूबर है आज, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज मेन आर्टिकल के पेज पे आपने देखा होगा एक बड़ा सा आर्टिकल है जिसमें कि वो अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो हमारे काम आ सके। सेकेंडली एक आर्टिकल है जिसमें कि कोविड-19 से किस तरीके से फ़ाइट किया है जर्नलिस्ट ने, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो भी वहाँ से भी कुछ ऐसे फैक्ट नहीं मिल सकते हैं जिसको हम यूज़ करें। बाकी अगर आप उसको पढ़ के देख सकते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो यू कैन यूज़ दैट। हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है और हमारे काम आ सकता है आंसर राइटिंग में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आंसर लिखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग अब जो पढ़ना शुरू कर चुके होंगे और फिर से आर्टिकल की तरफ आ रहे हैं तो वो आंसर राइटिंग करेंगे। एंड शेयर करें ग्रुप पे, जो आईएएस दरबार आंसर रिव्यू का ग्रुप है वहाँ पर, इसीलिए उसको बनाया गया था कि आप लोग आंसर लिखें और वहाँ पर उसको शेयर करें। तो आइए कोटेशन देख लेते हैं। आज का कोटेशन है, आज भी प्लेटो का स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज़ अ चार्मिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फुल ऑफ वेराइटीज एंड डिसऑर्डर एंड डिस्पेंसिंग अ सॉर्ट ऑफ इक्वलिटी टू इक्वल्स एंड अनइक्वल्स अलाइक। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि ऐसा ऑर्डर, सोसाइटी का ऐसा ऑर्डर जहाँ पे कि आपके लिए अधिकार हो, राइट। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि इंडिविजुअल्स के पास राइट्स होते हैं, जो अनइक्वल्स होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। तो इसको हम डेमोक्रेसी आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है, ऐसे राइटिंग में पूछा जाता है। खास करके एथिक्स में ऐसे स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं हमें, अगर आपको याद हो पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज के डिस्कशन में हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, गिव रिफॉर्म अ चांस, बैक टू फ्यूचर एंड विनर्स टेक इट ऑल। तो एक तो आईआर पर बेस्ड है, दूसरा एग्रीकल्चर पर है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एक तो पूरा इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है कि क्या कैसे हो रहा है, और इस समय में जो आफ्टर कोविड क्या क्या उसके रिफ्लेक्शंस हैं और कैसे उसको ठीक करना है, रिवाइव कैसे किया जा सकता है इकोनॉमी को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ विनर्स टेक इट ऑल। ओके, तो देखते हैं पहला आर्टिकल है गिव रिफॉर्म अ चांस। देखिए, यहाँ पे सिलेबस गलत मेंशन हो गया है, आप लोग इसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में है, बेसिकली आईआर नहीं है, पेपर 3 में आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रिफॉर्म अभी हुए हैं उससे संबंधित, एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म हुआ है उससे संबंधित हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रुख है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिटिकल मुद्दा कितना बनाया जा रहा है, बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उन सबको इसमें डिस्कस किया गया है। सो कॉन्टेक्स्ट मालूम है आपको, कई सारे रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर में। जो नए रिफॉर्म हुए हैं उसको लेकर के पंजाब में काफ़ी विरोध हो रहा है, राइट। तो उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया, बट ये फेवर है, फेवर में लिखा गया है कि जो बदलाव हुआ है वो सही हुआ है। मेजर रिफॉर्म की आवश्यकता है आज सेक्टर में, लेबर और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं उसको क्यों किया गया है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन फिर इसमें इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसका कारण हमें जानना चाहिए। सो यहाँ पे जो रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं कोविड-19 के बाद, कई सारे सेक्टर में रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किया गया है, उसमें एग्रीकल्चर भी एक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें तो जो 3 बिल लाए गए हैं उसमें पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका कारण ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये जो सरकार बदलाव लेके आ रही है उससे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और जो किसान हैं पंजाब हरियाणा वाले, उनको ऐसा लग रहा है कि एमएसपी पे जो सरकार खरीदती है उनके सामानों को, पैडी को, वीट को, अब वो नहीं खरीदेगी और धीरे धीरे करके वो एमएसपी का सिस्टम हटा देगी। और जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो फिर से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाएगा। इट इज़ फीलिंग, इसको क्लियर कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा नहीं है, एमएसपी बरकरार रहेगा। लेकिन आपको याद होगा हमने कई रिकमेंडेशंस का जिक्र किया है पहले भी, जैसे कि शांता कुमार कमेटी, उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए कहा है रेदर देन एमएसपी। फिर आरबीआई का भी ये मानना है कि एमएसपी से बहुत बदलाव नहीं आ रहा है और किसानों का बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। और फिर अब ये जो चेंजेस हैं तो इससे
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या एमएसपी को लेकर के आगे कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी सरकार ने क्लियर किया था कि वो एमएसपी पर सामानों को खरीदेंगे और एमएसपी एग्जिस्ट करेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा और यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन किसान का नहीं होगा आफ्टर पासिंग द बिल, और जो भी एक्ट बन चुका है ये, चूँकि टेकिंग रिकॉर्ड द आर्टिकल 254, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 254 किससे संबंधित है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 254, द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ पास्ड इट्स ओन बिल टू नलिफाई सम प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, सरकार जो सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उसको, उसके कुछ एक प्रोविज़न को नलिफाई कर दिया गया है, अब उसको मानेगी नहीं। ऐसा ही सेम एक्शन लिया गया छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सीम्स टू बी ऑन नेवल एंड लेट अस एनालाइज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, अगर इन सब जगहों पर सरकार के जो केंद्र सरकार के फैसले उसको नहीं माने जाएंगे और उसको लेकर के कोई अलग से लेजिस्लेशन ले आया जाएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा फार्मर के ऊपर और इन 3 राज्यों पर, इसके बारे में ये जिक्र करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस, तो पहले देखिए जो बदलाव हो रहा है कि कोई भी कानून लेकर के आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकिंग क्या है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर को कहाँ पर रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। implying that the state government are required to address all issues relating to it। तो आपको याद है ना कि एमएसपी भी सब जगह पर हर राज्य में अलग अलग है। तो एग्रीकल्चर चूँकि स्टेट में होता है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट इस पर कानून बनाती है, अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकती है। तो आपको याद है कि एजुकेशन को बाद में जाकर के कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, पहले ये भी स्टेट लिस्ट में था। तो 1976 में इसको लाया गया था कंकरेंट में, ताकि दोनों ही, सेंटर और स्टेट दोनों ही इस पर कानून बना सके। एग्रीकल्चर की बात करें तो सेंटर which decides to announce support prices for major crop for the entire country. It also decides issues such as bank loan waivers। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ सोची हुई है कि क्या क्या उनको करना है, लोन वेबर देना है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लॉन्च करना है। आरसीपी को ज्वाइन ना करने का कारण भी एक यही रहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और फिर आरसीपी में जो बाकी देश हैं उसमें भी एग्रीकल्चर और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हमारा कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और सेम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो उसको लेकर के इन्होंने आरसीपी को ज्वाइन नहीं किया ताकि एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो एग्रीकल्चर गेट्स डुअल कंसिडरेशन, दिस हैज़ लीड टू कंसिडरेबल डिबेट फॉर मूविंग इट टू द कंकरेंट लिस्ट। तो एक तरफ अब राज्य सरकार भी कानून बना रही है और केंद्र सरकार भी एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो डिबेट इस बात पर है कि क्या एग्रीकल्चर को भी कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, शामिल कर देना चाहिए। तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं? यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट प्रोवाइड लीगल जस्टिफिकेशन फॉर सेंटर्स इंटरवेंशन इन इशू पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर। एंट्री 33 है, याद रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 33 है दैट लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट इन एग्रीकल्चर। तो इसमें पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पे कि ये एंट्री 33 क्या करता है, स्टेट के पावर को लिमिट करता है और ये एम्पावर करता है बोथ गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई। याद है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अगर सब कुछ स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो फिर पूरे भारत में फूड सिक्योरिटी को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए कि जो मुखिया है किसी घर का या किसी गांव के, अगर उनके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा तो चीज़ें अलग अलग तितर बितर हो जाएंगी और फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो कहीं पर तो आज भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी आज भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम फूड ग्रेन्स के मामले में बाकी जगह पर भी हर राज्य में जहाँ पे भी कमी है उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन में, ट्रेड में, सप्लाई में, और ये अधिकार सरकार, केंद्र सरकार को भी दिया गया है एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट रिलेटेड टू, ऐसा करके कुछ भी, क्योंकि आजकल तो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स आते हैं तो कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। एंड आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही एनालिसिस बेस्ड समझना है, वहाँ पर फैक्ट
बहुत कम होते हैं और जितने होते हैं उसमें आपको बहुत चीज़ें याद भी नहीं आती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता है, बैकग्राउंड बेस मालूम होता है, तो आप वहाँ पर गेस आसानी से कर पाते हैं। सो सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था? ओपन द यूनियन गवर्नमेंट यूजिंग एंट्री 33 टू प्रोमलगेट द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1955। आपको याद है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सरकार रेगुलेट करती है। इसमें जितने भी कमोडिटीज़ आते हैं सेंटर के पास पावर होता है उसके प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई को प्रोटेक्ट करने का। Congress has issued advisory to the government in the state which it holds office explore possibilities of passing law under 254 to bypass the central legislation। वजह सेंट्रल लेजिस्लेशन के पास अधिकार है कि वो प्रोडक्शन वगैरह को रोक सकते हैं, ट्रेड को लिमिट कर सकते हैं, वैसे ही स्टेट के पास भी अधिकार है 254(2) आर्टिकल के तहत कि वो सेंट्रल के लेजिस्लेशन को बाईपास कर सकती है। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए क्या हो रहा है, एक होड़ चल रहा है, एक लड़ाई सी चल रही है, एक पॉलिटिकल मुद्दा पूरा बन के रह गया है। किसानों को फ़ायदा देना और फ़ायदा जो हो रहा है उससे फ़ायदा एक्चुअली में होगा कि नहीं होगा, उस पर डिबेट डिस्कशंस, और वो डिबेट डिस्कशन सही मायने में आगे ना जा करके बल्कि पॉलिटिकल एक रूप ले रहा है, जो यहाँ पे राइटर का मानना है कि ये गलत है। एंड 2015 का जिक्र करते हैं, गवर्नमेंट हैड बीन अनेबल टू अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट पास्ड बाय यूपीए 2 ड्यू टू द इनएडिक्वेट मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में तब मेजॉरिटी नहीं थी सरकार के पास, तो उन्होंने 2015 में लैंड एक्विजिशन एक्ट को पास नहीं कर पाए। और अब जब मेजॉरिटीज़ हैं, दैन बीजेपी लेड स्टेट इन्वोक आर्टिकल 254(2) टू ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एक्ट। अब पंजाब का जिक्र करते हैं। पंजाब में जो बिल लाया गया है, याद होगा हमने कल डिस्कस किया था, तो पंजाब में क्या कहा गया है बिल ला करके कि जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बाहर भी जो सामान खरीदेंगे, मंडी के बाहर भी सामान जो खरीदेंगे, उनको एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा। अगर वो बिलो एमएसपी खरीदते हैं तो उनको इम्प्रिजनमेंट भी 3 साल का, आपको याद होगा 3 साल की कैद और पर्टिकुलर जो फाइन है उसको लगा दिया जाएगा। तो एक तरीके से क्या कर रहा है ये, ऑब्वियसली जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स इनको लिमिट करेगा, इन्वेस्टर्स को लिमिट करेगा, तो ये सारी दिक्कतें वहाँ पर अराइज हो सकती हैं। All state bill that seeks to nullify Central Act have to approved by the president after they have received the consent of the governor of the state। तो खैर ये इसमें भी प्रोसेस है, जब ये पूरा बिल पास होगा, लेकिन पूरी तरीके से उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है पूरे मुद्दे को। यहाँ पर किसान के फ़ायदे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उनको और गलत तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। However, if play politics, they could go along with the advice presidential assent with the continuing undertake procurement at MSP, and this may take the wind out of the sail and state government, as they have declared mandatory to purchase of only paddy and wheat of MSP। तो स्टेट गवर्नमेंट ने और ये भी बदलाव किया है कि सिर्फ पैडी और वीट के लिए ये यहाँ पे प्रावधान लेके आए हैं, वो लोग हर किसी के लिए लेकर के नहीं आए हैं। तो इसके अलावा अलग अलग पिटिशंस डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर क्लेम किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आ रही है उससे उनका नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को और वल्नरेबल कैटेगरी में डाल रहा है, एंटी फार्मर बिल है, लॉ है, कानून है। वाइल द लीगल इशू विल बी एडजुडिकेट अपॉन द कोर्ट इज ड्यू कोर्स the politics that is playing out and definitely going to detrimental to the farmer interest। तो यहाँ पे फार्मर के इंटरेस्ट को ना देखते हुए सब कुछ बहुत पॉलिटिकल कर दिया गया, और यहाँ पे लीगल इश्यूज का भी ध्यान रखना चाहिए। द रिफॉर्म सर्टेनली पॉइंट टू द डायरेक्शंस वेयर फार्मर वुड बी फ्रीड फ्रॉम द आर्केक प्रोविजन ऑफ APMC एंड EC एक्ट। तो अभी तक क्या था, किसान लोग बहुत ही बाउंड हो गए थे। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको मंडी में जाना ही था, मंडी में ही जाके सामान बेचना था। वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते थे। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत उन पे कई सारे रेगुलेशंस लगे हुए थे। तो एक तरीके से उनको जकड़ दिया गया था, बांध दिया गया था, और इस फ्रीडम की डिमांड आज नहीं बहुत पहले से हो रही है।
ये तो कोविड क्राइसिस है, लेकिन इसके पहले से बात हो रही है कि एग्रीकल्चर में चीज़ों को ओपन करना होगा। जिस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन वगैरह को आगे बढ़ाया गया है, वैसे ही ग्रेन्स पर भी फोकस करना होगा। एक अफोर्डेबल प्राइस दिलाया जाए, फिर कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, ये सारे टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेयर रखा जाए, जो रिफॉर्म हो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, प्राइस फेयर होना चाहिए, सेफ्टी नेट भी मौजूद होना चाहिए। अगर किसी जगह पर लगता है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है किसानों का, तो वहाँ पर सेफ्टी नेट जो है एक एमएसपी का या ऐसे किसी भी तरीके की चीज़ का, डीबीटी का, वो सब भी वहाँ पे दिया जाना चाहिए। रिफॉर्मिस्ट चीफ मिनिस्टर एंड Astute the policy planner should grab the opportunity to encourage investment in the private infrastructure। अभी जितने भी राज्य सरकार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करें अपने यहाँ पर, कैसे वो डिमांड को बढ़ाएं, कैसे फार्मर का फ़ायदा हो जाए, सप्लाई चेन क्रिएट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जाए। तो ये सब बिना पैसे के तो होगा नहीं, और पैसे आएंगे कहाँ से? जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वही इन्वेस्टमेंट करके पैसा देंगे आपको, लेकिन वो तब इन्वेस्ट करेंगे जब उनका फ़ायदा होगा। तो बिना अपने फ़ायदे के तो कोई पैसा लगाता नहीं। तो ऐसी चीज़ों को इंश्योर करना ज़रूरी है जहाँ पर फार्मर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ायदा दोनों का हो, राइट। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों का फ़ायदा हो रहा है तो साथ में जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। वरना कोई सोशल वर्क थोड़ी ना करेगा कि आपको वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्यों आपको पैसा देगा? तो इस बात को स्टेट गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है, और चीज़ों को इकोनॉमिकली हैंडल करना होगा, ना कि पॉलिटिकली जो अभी किया जा रहा है। सो दिस इज़ सर्टेनली द 1991 मूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जिस तरीके से 91 में एक रिफॉर्म लाया गया था, उसी तरीके से आज फिर से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेट ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक विल लिबरेट द इंडियन फार्मर एज नो अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डन इन द लास्ट 5 डिकेड। तो अभी तक इसकी डिमांड बहुत दिनों से थी कि इंडियन फार्मर को लिबरेट किया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उनको और ज़्यादा मौके दिए जाएँ, ओपन किया जाए मार्केट को और ज़्यादा। तो वो चीज़ आज 5 दशक में कर दिया गया है, और इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसे सोच करके लिखना है, यूं ही मत लिख दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी। कमेंट करना है आपको इस पर। तो सोचिएगा क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं, यहाँ पे कमेंट करना है आपको आंसर लिख करके। अगर आप पोस्ट करेंगे ग्रुप पर तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रुप का नाम है IAS दरबार आंसर रिव्यू, ठीक है, टेलीग्राम पर। अगला आर्टिकल देखते हैं, बैक टू फ्यूचर। यहाँ पे हम इंडिया US की बात करेंगे। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ अभी कुछ पुराने, उसकी बात कर रहे हैं। GS पेपर 2 में IR में एसोसिएट करेंगे। बीका का नाम सुना होगा आपने। बेका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। एक्सचेंज किस चीज़ का एक्सचेंज? आपको बताया था कल मैंने, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। जो ऐसे डाटा होते हैं जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड जो डाटा होते हैं उसका एक्सचेंज, कोऑपरेशन करना, इसी का एक एग्रीमेंट है बेका। और किसके किसके बीच का है? इंडो US का है, ये याद रखिएगा। 2+2 डायलॉग हो गया, और जो कि बहुत ऑब्वियसली इस पर काफ़ी डिबेट, काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, नॉन अलाइनमेंट से दूर जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, सबकी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। तो कल ये मीटिंग हुई, 2+2 डायलॉग हुआ और इंडिया US के बीच में, एंड इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग की बात की गई, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा। बेका इज़ द लास्ट सो कॉल्ड फाउंडेशनल एग्रीमेंट। क्या है ये? फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें कि एक डिफेंस पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट कह सकते हैं दोनों देशों के बीच का। तो क्या ये कोई पहला एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी और एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बेका विच लेट्स द इंडियन एंड US आर्म फोर्स एक्सचेंज जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। फॉलोज 3 अदर एग्रीमेंट, 3 और एग्रीमेंट हैं जो एक तो मिलिट्री इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे बाय द US के द्वारा। जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा उसका क्या नाम है? GSOMIA, सोमिया, ठीक है, GSOMIA।
दूसरा है फिर प्रोवाइड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। याद है, इस पर बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ था जब इसको साइन किया था भारत ने। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, लेमोआ। लेमोआ भी कौन कौन से देश के बीच में? इंडिया यूएस। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो इंडिया यूएस का एग्रीमेंट है। तीसरा है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द वेपन प्लेटफॉर्म एंड टू आर्म फोर्सेस, कॉमकासा। कॉमकासा ये बहुत फेमस है। क्या है ये? कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेटफॉर्म, वेपन प्लेटफॉर्म, दोनों देशों के जो आर्म फोर्सेस उनके बीच में वेपन को लेकर के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना है, कॉमकासा। तो GSOMIA, लेमोआ, कॉमकासा और बेका, ये चारों किसके किसके बीच में है? इंडिया और यूएस के बीच में पैक्ट है, एग्रीमेंट है। एंड इसमें से जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है उसको 2002 में ही साइन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसको कब किया गया था? अभी हाल ही का नहीं है, ये 2002 का है। वहीं लेमोआ जो है इस पर काफ़ी डिबेट हुआ था 2016 में। इसको दैट वाज साइंड अ फुल 14 ईयर लेटर इन 2016, यानी कि 2002 के बाद 2016 में लेमोआ को साइन किया गया। फिर देखिए 2000 जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं। और देखा जाए कि वो पहला वाला भी जो था वो भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में एक एग्रीमेंट हुआ था। फिर लेमोआ 2016 में हुआ। फिर 2018 में कॉमकासा हुआ, दैट इज़ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो एंड द मिसिंग ईयर्स इन बिटवीन बिलोंग टू यूपीए गवर्नमेंट, और जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ वो कौन सा था? यूपीए गवर्नमेंट का था उस समय में। और यूपीए गवर्नमेंट के साथ दिक्कत क्या होती है, इसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो अगर हमने कंपैरिजन करके देखें हम दोनों गवर्नमेंट में, बीजेपी लेड गवर्नमेंट और यूपीए में देखें, तो एक तो इतनी मेजॉरिटी नहीं आई है कभी, मतलब अगर हम अभी की बात करें 2000 के बाद की बात करें तो। और यूपीए में दिक्कत क्या है कि कोalition की गवर्नमेंट बनती है, और कोalition में जो सरकारें होती हैं उनमें कुछ सरकारें सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को मानने वाली ज़्यादा होती हैं। उनको एक तो नॉन अलाइनमेंट से दूर रखना होता है, मतलब नॉन अलाइनमेंट्स के करीब रहते हुए किसी भी एक गुट की तरफ झुकना नहीं होता है। तो ये एक उनकी मेन पॉलिसी होती है कि आप नाम के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, और इसके बेसिस पर आप यूएस के साथ ऐसा कोई भी क्लोज एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से एक जो गैप हमें दिखता है 2002 से लेकर 2016 के बीच का, उसका कारण ये भी है। लेकिन थोड़ा अगर और देखें जाके बैकग्राउंड में, तो आपको एक और एक्सपेक्ट को क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है उस समय में यूएस के साथ बहुत दूरी रही है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा क्वाड में काम उसी समय में शुरू हुआ है, 2007 में जो सुनामी वाला, 2004 में सुनामी आया था, तब एक इनफॉर्मल सा कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था क्वाड कंट्रीज़ का। उसके बाद क्वाड में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे प्रणब मुखर्जी का जिक्र है कि उन्होंने साइन किया था 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। 2005 में भी एक एग्रीमेंट हुआ है, that framework agreement on defense cooperation with US in June 2005, and Prime Minister Manmohan Singh signed the India-US Civil Nuclear Initiative in July 2005। ध्यान दीजिएगा, तो ये दो फ्रेमवर्क उस समय में साइन हुए हैं। एक तो क्या डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के था, और दूसरा इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव था। And the 4 foundational agreements should have followed easily from 2005 back to, but Congress leaders was struck by the buyer's remorse। तो वही हुआ कि इसके बाद और एग्रीमेंट्स जो अभी हो रहे हैं ये सब पहले भी हो सकते थे, डील्स आगे बढ़ सकती थी, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट था उसको लेकर के। एंड द अनलाइक द कांग्रेस लीडरशिप, यहाँ पे अभी की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है, जो कि फार्म आर्म फोर्सेस दैट सॉ मेजर सिक्योरिटी गेन फ्रॉम द एग्रीमेंट। तो अभी क्या है कि इंडिया का क्या लक्ष्य है पूरा कि हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पहले तो मिल जाए, दूसरा हम आत्मनिर्भर हो जाएं डिफेंस के मामले में भी। इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स हों, जो अदर कंट्री हमारे पार्टनर्स हों, वो किसी भी ऐसे एनफोर्सिंग कंडीशन में हमें हेल्प करने के लिए रेडी हों, तो उस तरीके का एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति बनती है, कई बार अभी स्टैंड ऑफ ही था लद्दाख में,
चाइना से या यूँ कहें पाकिस्तान से जो अलग अलग तरीके से ये बाउंड्री को लेकर के थ्रेट्स रहते हैं, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस तरीके का एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके आसानी से, जहाँ पर आपको वेपन्स मिल सके आसानी से, जहाँ पर आपको एक्सेस मिल सके आसानी से चीज़ों का, वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए यूएस के साथ जो कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन अभी है, ये एंगेजमेंट काफ़ी सही माना जाता है फॉरेन पॉलिसी के मामले में, एंड हेल्प्ड क्लियर एंड ब्रश फॉर मोर इंटेंसिव engagement between the armed forces as real possibilities for bilateral multilateral defense security cooperation open up now। इसके अलावा अभी हमने सारे एग्रीमेंट देख लिए क्या क्या थे। ऑब्वियसली चाइना को लेकर के कंसर्न होता है, एंड सब्सटेंटिव एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन बिटवीन द टू डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट will serve the long-term interest of rising India and America, that is restructuring its global security burden। ओके, तो यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट में और अच्छी पकड़ बनाने के लिए ये जो कोलैबोरेशन है, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन पर भारत को लेकर के जा सकता है। अगला हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल विनर्स टेक इट ऑल। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आइडियाज़ वाले पेज में नीचे की तरफ है ये आर्टिकल। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे डिबेट डिस्कशन का जिक्र है थोड़ा सा, ये पेपर 4 में भी आप इसके पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी में इसके पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि एक डिबेट है किसके बीच में, फ्री ट्रेड who advocates the value of economic growth against the who advocates value of justice। एक तो है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो, है ना, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए, डजेंट मैटर हाउ। दूसरा है वैल्यू ऑफ जस्टिस, हर किसी का विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, हाँ, जो आपके लोअर स्ट्रेटा में लोग हैं उनका भी विकास होना चाहिए। तो अभी डिबेट इन दोनों चीज़ों में है, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से इस पर अपनी राय रखते हैं। सो द इकोनॉमिस्ट सेज इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है ISDS क्लॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट गिव फॉरेन इन्वेस्टर टू राइट टू रिजॉर्ट अ secretive tribunal of well-remunerated corporate lawyers to seek the compensation when they are in disagreement with the host government। अब ये जो कंपनी जाके दूसरे देश में कंपनी अपनी लगाती है और वहाँ पे वो बिज़नेस कर रही होती है, तो वहाँ के जो होस्ट गवर्नमेंट होते हैं उनके साथ कई बार उनका टसल हो जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको कैसे आगे सही किया जाए, या अगर वो एग्रीमेंट से डिसएग्रीमेंट करता है कोई पार्टी तो वो किस तरीके से काम कर पाएगा, उसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे, उसको लेकर के जिक्र किया जा रहा है। दे थ्रेटन गवर्नमेंट who want to pass law that seems self-evidently in their country and even the world's interest। तो अब एक तरीके से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, होस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर भी डाला जाता है कि आप अपने यहाँ पर लेबर लॉ को बदलिए, आप यहाँ जो लैंड लॉ है उसको चेंज कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी होंगी, तब जा कर के आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। 150 member of a European and national parliament have signed letters saying ISDS threatens the climate ambition of EU countries। ठीक है, अब ISDS से अपना एक अलग टसल है कंट्रीज़ का। have been more than 1000 times so far, 7 of 10 of biggest compensation award received by the investor। खैर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सोसाइटी के टर्म्स में इंपॉर्टेंट हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ रिमोट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर, ठीक है, इन ग्लोबल ट्रेड रूल्स, द राइट ऑफ लोकल पीपल रिप्रेजेंट बाय देयर ओन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो एक तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सुपीरियर रखा जाता है अगर हम देखें ग्लोबल ट्रेड रूल में देखें तो, लेकिन जो लोकल पीपल हैं, जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनके भी तो राइट्स हैं, और उनके राइट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, वहाँ जो वो जिन सरकार को वो चुनते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करती है। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ट्रेड रूल्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर रही हैं। लोकल लोगों के रिप्रेजेंटेशन को कौन देख रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो देख रही है। ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है
WTO में, दैट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको बताते इस पर क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिप्स पर, इज़ अनदर एनर्जियस एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रिम्स पर क्वेश्चन आया था, ट्रिप्स पर नहीं आया था, बट ट्रिम्स और ट्रिप्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या कहा जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज वेंट टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टर्स विद इंटेलेक्चुअल मोनोपोलीज अंडर ट्रिप्स एंड डिनाइंग अफोर्डेबल मेडिसिन टू द वर्ल्ड्स पुअरर पीपल। तो इनका अपना एक कॉन्सेप्ट चलता है, लॉबीज़ होती हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, इससे कि मेडिकल कंपनी का अपना, फार्मा कंपनी के अपने इश्यूज़ हैं, इसको लेकर के वो WTO में जाते हैं। एंड इन्वेस्टर्स आर गेनिंग मोर पावर ओवर द राइट्स ऑफ पीपल विद इन इंडिया टू। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया में भी सेम स्थिति है कि यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार हैं रैदर दैन जो यहाँ के अपने लोग हैं उनके राइट्स के। फिर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में हमने क्या देखा, जो अभी नया नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया गया है उसमें भी सेम चीज़ें हमने देखी कि यहाँ भी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिना डिबेट डिस्कशन के आगे पास करवा दिया जा रहा है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स में पहले क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उनके राइट्स को, जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के राइट्स हैं, उनको उनके ऊपर रखा जा रहा है, ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। न्यू लेबर कोड्स पास पार्लियामेंट टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। लेबर लॉ में कई सारे बदलाव किए गए हैं, उनको रेगुलेट कर दिया गया है। एंड अराउंड द वर्ल्ड में क्या स्थिति है, अब ये थोड़ा अदर वर्ल्ड की बात करें कि जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है वो वर्ड्स हो गई है। बहुत सारे कंट्री तो उसमें कोऑपरेट करने को अब रेडी नहीं है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर अराउंड द वर्ल्ड हैव प्रिकैरियस इनकम बहुत अच्छा नहीं है लोगों का। आफ्टर कोविड तो लोगों की जॉब भी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की। एंड द न्यू बिजनेस मॉडल आर थ्रोइंग मोर वर्कर्स इनटू द शॉर्ट टर्म contractual arrangements to make it easier for investors to do business। ठीक है, तो अब जो नए बिजनेस मॉडल वगैरह बन रहे हैं उसमें क्या देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को अब डाला जा रहा है, क्योंकि ऐसा एक सेगमेंट बन चुका है कि इसमें इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स नहीं किए जा रहे हैं। और ये नए बिजनेस मॉडल की तरह उभर रहा है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रहा है, बहुत सारे लोगों को इसे सफ़र करना पड़ता है। प्रॉफिट्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कंपनी है उनकी प्रॉफिट्स तो बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वलिटीज़ भी साथ में इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोकल लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें कैसे ऊपर जाना है उसके पीछे सरकार लगी हुई है। तो आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में ऊपर जाने का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए आसान बना रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपकी रैंकिंग दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर रेगुलेशंस कम हो रहे हैं। रेगुलेशंस कम होना अच्छी बात है, लेकिन नॉट ऑन द स्टेक ऑफ द पुअर पीपल, नॉट ऑन द राइट्स ऑफ द देयर ओन पीपल। तो उसके एवज में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो इसी में लगा हुआ है। फिर ये कुछ एक फ़िलासफ़ीज़ का भी जिक्र करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है, उन्होंने कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में आज से 50 साल पहले, business of business must be only to make profit because that is how business serves society। मतलब profit is the key word। प्रॉफिट पर अगर हर कोई फोकस करेगा तो सोसाइटी अपने आप ऊपर जाएगी, ठीक है, और बिजनेस ही फिर सोसाइटी को रन करेगा। पुअर पीपल नहीं होंगे, मतलब लोग एक अपनी जो उनका इनकम है वो इंक्रीज़ हो चुका होगा, प्रॉफिटेबल सिनेरियो में होंगे। बट इट्स नॉट ट्रू। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट, देखिए, अगर बिज़नेस सर्व करी सोसाइटी को तो फिर बिज़नेस संभाल सकती है ना सोसाइटी को। इकोनॉमी को भी, अगर इकोनॉमी अभी नीचे चला गया है, इतना डाउनफॉल हो गया है, ग्रोथ कम हो गया है, तो फिर से बिज़नेस रन करे और बिज़नेस उठा दे इकोनॉमी को। बट ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी लोग अब सरकार की तरफ मुड़ करके देख रहे हैं कि यू हैव टू कम एंड यू हैव टू मेक दिस इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस। और आप ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए सरकार को सोचना पड़ रहा है कि वो कैसे
फाइनेंस लेकर के आए, कैसे फिजिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे इनकम जनरेट किया जाए, कैसे डिमांड बढ़ाया जाए। तो अल्टीमेटली बात कहाँ पर आ जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। एंड गुड मार्केट का क्या साइन होता है, जहाँ पर बहुत ही फेयर ट्रेड हो रहा हो सप्लायर्स और बायर्स दोनों के लिए, वो एक गुड मार्केट कहा जा सकता है, राइट। जहाँ पे सप्लायर का भी फ़ायदा हो और बायर का भी फ़ायदा हो, तो वो एक अच्छा मार्केट हो सकता है। इंडिया में बात करें तो टर्म ऑफ ट्रेड हैव बीन स्टेज्ड अगेंस्ट ऑल फार्मर्स टू कीप प्राइसेस low for consumers against small prices in financial market, and also when they supply to large buyer in global supply chain. So small people do not have clout in any market, but what if people have little money or no money? अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, अनफेयर फेयर की तो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास पैसे ही नहीं हैं या बहुत कम पैसे हों, उनके पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस ना हो, बैंक अकाउंट ना हो, बल्कि उनके पास जितने से वेल्थ है उनको वो इजीली काउंट कर पा रहे हों, तो फिर ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोगों का क्या होगा, राइट। हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस द रिफॉर्म, वो रिफॉर्म में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड देयरफॉर वर्कर्स, टीनी एंटरप्राइजेस, कंज्यूम एंड citizens must be encouraged to form a stronger association, not prevented from the forming them to make life easier for investor. तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि जो सिटीज़न हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके भी राइट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए एंड साथ में इन्वेस्टर्स के भी राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस जो होता है वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द गवर्नेंस प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो कॉन्फ्लिक्ट कब बढ़ेगा, जब कैपिटलिज्म का जो प्रिंसिपल है और डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल है दोनों आपस में टकरा जाएगी। अगर हर किसी को अधिकार नहीं मिल रहा है, हर किसी को समानता नहीं मिल रही है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ कैपिटलिस्ट वर्ग है जो डोमिनेट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्राइसिस आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। कैपिटलिज्म रन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इसको देख सकते हैं। दोज हु ओन मोर मस्ट हैव अ ग्रेटर से इन द गवर्नेंस एंटरप्राइजेज, $1 गिव्स 1 वोट, $1 million गिव्स 1 million। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर ये कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं, शेयर करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।